जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये दूसरा चैप्टर है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनकी बात कर रहे हैं दोस्तों। इन पीवाईक्यूज को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, चाहे वो आपका यूपीपीसीएस है, बीपीएससी है, साइंस के क्वेश्चन उठा के देखिए, ज्योग्राफी के उठा के, हिस्ट्री के, जहाँ भी देख सकते हो, चाहे हम बीपीसीएस, उत्तराखंड, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, आर में देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं दोस्तों। और दूसरी बात, रिपीट नहीं भी होते हैं तो क्वेश्चंस वहीं उस ऑप्शंस में से उठा के कुछ नया क्वेश्चंस बना दिया जाता है। तो वो जो ऑप्शंस होते हैं उनको आपको बारीकी से देखना पड़ेगा, उनके बारे में भी समझना जरूरी है। इसलिए पीवाईक्यू की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, रिसर्च एंड एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी हम ये क्वेश्चंस आपके लिए करा रहे हैं दोस्तों। मिस मत कीजिएगा इनको, मैं बार बार कह रहा हूँ। जिसकी भी ज्योग्राफी, जिसका भी जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, वो जाके देख सकते हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यार इतना हम जब आपके लिए कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा तो बनता है। कर्मा इज बैक, कर्मा इज ऑलवेज बी बैक। तो अगर आप नहीं भी करेंगे तो कर्मा वापस आएगा, और ये बहुत सच्ची कहानी है। अगर आप किसी के प्रयास से, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, टीचर से, किसी से पढ़ रहे हैं, अगर आप उसके लिए कोई भी आउटपुट अपना नहीं दे रहे हैं, नहीं वापस कर रहे हैं, तो वो आपके लिए सफलता में थोड़ा रोड़ा तो बनेगा दोस्तों। ये मैं कोई मतलब ऐसा मेरा रिचुअल नहीं है, ना कोई मेरा ऐसा मतलब एक तरीके से कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, नहीं कोई रेडिकल बात है, ना कोई हाइपोक्रेसी है, बट ऐसा मुझे लगता है, जस्ट फील दैट। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दीजिए, इतना तो बनता है। हम इतना कर रहे हैं तो आप इतना कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। अब बात कर रहे हैं अक्षांश रेखाओं की। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस की बात हो रही है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड है, जो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ग्लोब्स पे, हमारी पृथ्वी पे दोस्तों। ये जो है आर्टिफिशियल एक तरीके की रेखाएं जो बनाएगी, ह्यूमन मेड है, आर्टिफिशियल, ये क्या है, लाइन्स है दोस्तों। चलो बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है किससे, अक्षांश रेखाओं से। अक्षांश होती है लेटीट्यूड, यानी कि लेटी हुई ऐसे ऐसे ग्लोब पर, मतलब ऐसे ही ग्लोब है। एक मिनट ऐसे बना देता हूँ, ऐसे है, थोड़ा गोला हो गया। ये अक्षांश है आपकी, ये रेखाएं देशांतर है, ठीक है। और ये आपकी अक्षांश रेखा है। जैसे ये 0 डिग्री सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है दोस्तों। 0 डिग्री क्या है, सबसे बड़ी अक्षांश लैटिट्यूड रेखा होती है। चलो कम टू द पॉइंट। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को, यानी कि नून के समय, दोपहरी के समय आपकी छाया सबसे छोटी होती है। देखो इस तरह के कुछ रेशनल लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं जो आपके माइंड को हिट कर जाते हैं। सारी डेट्स आपने ऑलमोस्ट पढ़ी होती हैं, 21 मार्च, 23 मार्च, 23 सितंबर, 25 दिसंबर और 21 जून, 22 जून। दीज आर ऑल डेट्स जो आपको पता होती हैं और आपने पढ़ी होती हैं। तो वो फिर आपके दिमाग में क्या, क्यूरियोसिटी के साथ साथ, ओवर थिंकिंग के साथ साथ कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है दोस्तों। ठीक है, चलो। तो दोपहर के समय छाया सबसे छोटी होगी आपकी, कहाँ होगी दोस्तों। देखो सबसे बड़ी बात यह है, जो इक्वेटर पर सबसे लंबवत रेखा पड़ेगी, सबसे बड़ा दिन होगा, वहां पर क्या होगा, पृथ्वी को घूमने में टाइम लगेगा सूर्य का। जिस दिन सबसे बड़ा दिन होगा, पृथ्वी को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए दोपहर के समय ठीक है, ठीक। सबसे बड़ा दिन किस दिन होगा, जून में, यानी कि 21 जून को। तो 21 जून को दोस्तों दोपहर के समय आपकी क्या होगी, सबसे छोटी होगी आपकी छाया दोस्तों, क्योंकि लंबवत होगा, वो सूर्य कर्क रेखा पर होता है और क्या होता है, इस तरीके से परपेंडिकुलर काम करता है। 21 जून को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, क्योंकि जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर से उत्तर, यानी कि नॉर्थ की साइड में, उसके उत्तर की ओर दिन की अवधि बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है, जो नॉर्थ पोल है। इसके विपरीत भूमध्य रेखा से जब आप इक्वेटर, यानी कि ये 0 डिग्री है, इससे दक्षिण की तरफ यानी कि साउथ में आएंगे, यहाँ दिन की लंबाई कम होती जाती है। क्या हो जाती है, कम होती जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का रात होती है, जैसे यहाँ पोलर है वहां पर भी रात होती है। इस प्रकार 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, इस वाले में, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये क्या है, नॉर्थ गोलार्ध है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। सूर्य के दक्षिणायन, यानी कि सूर्य इस वाले कैप्रिकॉर्न पे आ जाता है। यहाँ एक कैप्रिकॉर्न बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, यहाँ पे मकर रेखा। ठीक है, दक्षिणायन की स्थिति में 21 दिसंबर इसके विपरीत स्थिति पाई जाती है, यानी यहाँ पे 21 जून को सबसे होगी और यहाँ पर 21 दिसंबर को। ठीक है, तो 21 दिसंबर इसके विपरीत स्थिति पाई जाती है। वहीं 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य विषुवत रेखा पर, यानी कि इस पे इक्वेटर पर होता है, तो सर्वत्र दिन व रात बराबर होते हैं, यानी कि दिन और रात बराबर होते हैं जब सूर्य इक्वेटर रेखा पर होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। दोस्तों याद रखना, 21 मार्च
और 23 सितंबर की दोस्त डेट 23 सितंबर की याद रखना। ये बहुत ही बारीकी क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी इस क्वेश्चन से आए हुए हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है, बाकायदा इसको अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो वही क्वेश्चन आएगा, इक्विनॉक्स यानी कि जो इक्विनॉक्स है जहां पर सर्व दिन और रात बराबर होते हैं उसको कहते हैं इक्विनॉक्स। वर्ष के दो काल हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं दोस्तों, 21 मार्च और 23 सितंबर। यूपी पीसीएस यूपी लोअर में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। जब सूर्य की किरणें संपूर्ण पृथ्वी पर लंबवत पड़ती हैं तब दिन और रात बराबर होते हैं। कैसी पड़ती हैं? परपेंडिकुलर पड़ती हैं। तो 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की यह स्थिति कहलाती है इक्विनॉक्स। 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन दिन रात बराबर होते हैं। इसे बसंत विश्व व शरद विश्व की संज्ञा दी जाती है। बसंत और शरद विश्व की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी तिथि या तिथियां हैं जब दोनों गोलार्ध हेमिस्फीयर में दिन और रात बराबर होते हैं? यह 21 मार्च व 23 सितंबर। नेक्स्ट बात करते हैं, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का अनंतास होता है दोस्तों। मकर संक्रांति के दिन यानी कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ती है। ये कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, यानी कि इक्वेटर भूमध्य रेखा के उत्तर की बात कर रहे हैं। वहां दोपहर के समय सूर्य का अनंतास यानी कि सूर्य का कोण एंगल क्या होता है दोस्तों? ये होता है 43 डिग्री यानी कि 43 डिग्री होता है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपके गलत होने के चांस होते हैं, क्योंकि आपने P/Q नहीं की होते हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत सारी चीजें गिवन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप कंफ्यूज आ जाते हो। तो मकर संक्रांति के दिन 43 डिग्री का कोण बनने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या है। मकर संक्रांति के समय मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। मकर रेखा मतलब इक्वेटर के इधर साउथ में, ये इक्वेटर ये साउथ में मकर रेखा। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर को सूर्य का अनंतांश यानी कि जो कोण होगा वो 43 डिग्री होगा। कितना? 43 डिग्री होगा दोस्तों, 43 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा दोस्तों? किस तारीख होगा? 21 जून को होता है। 21 जून को, जो यहाँ 22 जून है, थोड़ा सा मिसमैच हो गया। 21 जून को सबसे बड़ा दिन व 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में, मैं साउथ गोलार्ध की बात कर रहा हूँ, जहाँ मकर रेखा है, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। वहीं 21 मार्च व 23 सितंबर को इक्विनॉक्स जैसी स्थिति आती है जहां पर दिन और रात बराबर होते हैं, जब सूर्य कर्क रेखा पर जब सूर्य किस पर? भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होती है? यह 21 जून। 21 जून जैसा कि हम बात कर रहे थे, 21 जून को दोस्तों क्या होती है? दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होगी 21 जून को, क्योंकि दिन वहां पर सबसे छोटा होता है, ठीक है। दिन वहां पर सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध, दो गोलार्ध मैंने अभी बताया आपको, दक्षिणी गोलार्ध को रात की लंबाई सबसे अधिक होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में, जो नॉर्थ गोलार्ध में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिससे 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा होता है। क्या होता है? दिन सबसे लंबा उत्तरी गोलार्ध में होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों कहां पर रात सबसे लंबी होगी? रात की लंबाई 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी होगी, ठीक है। वही 21 मार्च और 23 सितंबर की बात हम कर चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। देखो, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की मैं बात करूं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच बनती है। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 38 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, जो 38 डिग्री का है, वो उत्तरी अक्षांश उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, दोनों के बीच बनता है। वहीं 17वीं जो समानांतर रेखा है वो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में, जो वियतनाम का इलाका है, तो 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। 24वीं समानांतर रेखा पाकिस्तान तथा भारत के बीच है, भारत द्वारा मान्य नहीं है इसको। वहीं 49वीं समानांतर रेखा 49 अमेरिका तथा कनाडा के बीच में दोस्तों। कितना? अमेरिका तथा कनाडा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न अक्षांशों उत्तरी तथा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंधित करते हैं दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? 30 डिग्री से। पहले भी बात कुछ कर चुके हैं हम इसकी। हॉर्स अक्षांश वो होते थे जहां पर दोस्तों लोग ट्रेडिंग करने, व्यापार करने के लिए जाते थे और घोड़ों को लाद के अरब से वगैरह से लाते थे।
लेकिन वहां पर पानी का जो है भाव कम होने के कारण, पानी की जगह से कम होने के कारण उनकी नाव, बोट, शिप जो भी होते थे वो सही से काम नहीं करते थे, तो वहां पे हॉर्स को फेंक दिया जाता था। इस तरह की कोई स्टोरी टेलिंग है। तो हॉर्स अक्षांश दोनों गोलार्ध में, उत्तरी और दक्षिण में, किसे हॉर्स अक्षांश से आप रिलेट करते हैं? ये है आपका 30 डिग्री से। नॉर्थ और साउथ दोनों में 30 डिग्री से नॉर्थ साउथ को ही हॉर्स अक्षांश की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 35 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में जहां उच्च वायुदाब पाया जाता है, घोड़ों को अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड कहते थे। हॉर्स लैटिट्यूड शब्द स्पेन व्यापारियों द्वारा उस समय प्रचलित किया गया जब वह वेस्ट इंडीज से घोड़े का व्यापार करते थे और जलयान मध्य सागर में पहुंच जाता था, और वहीं उच्च वायुदाब यानी कि एयर प्रेशर के कारण धीरे धीरे चक्कर काटने लगता था। ऐसी स्थिति में जलयान का भार कम करने के लिए घोड़ों का समुद्र में फेंक दिया जाता था, जिससे इस स्थान को घोड़े के अक्षांश कहा जाने लगा। दोस्तों कौन सा? 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में दोनों गोलार्धों में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। दोस्तों कहां पर? विषुवत रेखा पर। कहां पर होगा? विषुवत रेखा पर होगा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा संपूर्ण विश्व यानी कि कर एवं मकर संक्रांति से दिन रात 12-12 घंटे के बराबर होते हैं। जब सूर्य विषुवत रेखा को पार करते हुए कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, ठीक है, जब इक्वेटर को पार करके कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो उसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। यह संक्रांति जुलाई माह में पड़ती है। इस दौरान विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं और 12-12 घंटे के होते हैं। मैं बता चुका हूं दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, यहां से आते हैं। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दिस टॉकिंग अबाउट क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर एंड द कैप्रिकॉर्न मकर होती है, इक्वेटर हो गया भूमध्य, और कर्क रेखा होती है कैंसर। कहां से नहीं गुजरती है? भारत, मैक्सिको, मिस्र और ईरान। देखो कर्क रेखा दोस्तों ईरान से नहीं गुजरती है। आप लोकेशन को फाइंड आउट कीजिए। मिस्र ऊपर है, मैक्सिको भी ऊपर है, भारत भी ऊपर है, ईरान नीचे की तरफ है। कहां पर पड़ता है ईरान? आप लोकेट कीजिए। कर्क रेखा मैक्सिको, मिस्र, भारत, सऊदी अरब, बांग्लादेश, म्यांमार, पश्चिमी सहारा, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, चीन, ओमान, यूएई, हवाई द्वीप आदि देशों से होकर गुजरती है। ईरान से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत में कर्क रेखा दोस्तों 8 राज्यों से, याद रखना, वेस्ट से ईस्ट बता रहा हूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है दोस्तों। ठीक है, कहां से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वहीं वर्ल्ड की बात करें तो मैक्सिको उधर से आई है, वेस्ट से। मैक्सिको, मिस्र, भारत, सऊदी अरबिया, बांग्लादेश, म्यांमार, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी सहारा, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, चीन, ठीक है, चीन हो गया, ओमान, यूएई, हवाई द्वीप आदि देशों से होकर गुजरती है दोस्तों, ईरान से नहीं। मैं एक बार मैप में भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिए। देखो मैं बताता हूँ, कर्क रेखा जिन देशों से गुजरती है, पश्चिम से पूर्व इनका आंकड़ा है। मैक्सिको है, बाहामास, सहारा रेगिस्तान जो मॉरिटानिया में पड़ता है, बहुत थोड़ी सी सीमा लगती है, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरबिया, 10 पे संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान और फिलीपींस के निकट समुद्री क्षेत्र दोस्तों, जमीन से नहीं है वहां पर फिलीपींस में। तो इतने देशों से कर्क रेखा गुजरती है। अभी मैं मैप में दिखाता हूँ एक बार। देखो भाई, मैप पे आप देख सकते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है, ये वहां से मैक्सिको, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया होते हुए बाहामास, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, ये देखो मैप और बड़ा कर देता हूँ, सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, ठीक है, इधर ताइवान आ गया, फिलीपींस बनाने लगा, ये फिलीपींस सी में भी जाती है। ये हो गई आपकी क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली है ऊपर वाली, देखो ऊपर वाली और बड़ा करो, ऊपर वाली ये देख सकते हो, ठीक है, ये देख सकते हो आप, मैक्सिको, बामास, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, मैप में आप इमेजिनेशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं आप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ, क्या है? मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा भी दिखाएंगे आपको, मकर रेखा नहीं गुजरती है। देखो मकर रेखा आ जाओ नीचे, यहाँ पर ये हो गई 0 डिग्री भूमध्य और ये हो गई कैप्रिकॉर्न कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में, ये नॉर्थ में होती है 23.5 डिग्री। तो मकर रेखा नहीं गुजरती है, कहां से? बोलिविया से दोस्तों, बोलिविया से, ठीक है, पराग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना से गुजरती है। मकर रेखा बोलिविया से नहीं गुजरती। मकर रेखा ब्राजील,
पराग्वे, चिली, ऑस्ट्रेलिया, माडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया आदि देशों से होकर गुजरती है। वही बात करें विषुवत एवं मकर दोनों रेखाएं ब्राजील से होकर गुजरती हैं दोस्तों। विषुवत और मकर रेखा की बात करें तो ब्राजील से होकर दोनों ही रेखाएं गुजरती हैं। कौन सी? इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न। कौन सी? इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कहाँ से गुजरती हैं? ब्राजील से होकर गुजरती हैं दोस्तों। अब मैं थोड़ा मैप में एक बार और दिखा देता हूँ मकर रेखा के बारे में। देखो ये येलो वाली जो है 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात हो रही है। कहाँ से है? पहला साउथ अमेरिका का चिली रेड वाला, उसके बाद आता है ये पराग्वे जो ब्लू में है, उसके नीचे अर्जेंटीना, ठीक है, उसके बाद ये हरा हरा ब्राजील। तो 4 साउथ अमेरिका की स्टेट है, चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील, चारों से। ये कैप्रिकॉर्न मकर रेखा की बात कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे साउथ अटलांटिक ओशन में आ जाती है। उसके बाद आती है ये अफ्रीका पे, तो नामीबिया इससे पहले पड़ता है। उसके बाद बोत्सवाना से जाती है, नीचे साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, उसके बाद मेडागास्कर आ गया, इंडियन ओशन में पहुंचती है। फिर ये ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है दोस्तों। किससे? ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। ठीक है, देख रहे हैं आप, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा की बात हो रही है। टोटल कितने हो गए? उसमें से 17, इसमें 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 और ऑस्ट्रेलिया 10 कंट्री से गुजरती है मकर रेखा दोस्तों। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते। क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में था कि बोल पराग्वे, ब्राजील, एक मिनट, क्वेश्चन में था पराग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना। भाई पराग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना से तो गुजरती है और चिली भी है, साउथ अमेरिका का चिली। 4 देश हैं जिनसे गुजरती है, बट बोलीविया से नहीं गुजरती। बोलीविया से नहीं गुजरती। सो ए इज द आंसर। कर्क तथा मकर रेखा दोनों रेखाएं गुजरती हैं। अभी बात की थी अफ्रीका से। कर्क और मकर की बात हो रही है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों ही रेखाएं ऐसी हैं जो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। एशिया में कर्क रेखा एवं भूमध्य रेखा, वहीं दक्षिण अमेरिका में बात करें तो भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा तथा ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ मकर रेखा गुजरती है दोस्तों। तो तीनों मेरी रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं? अभी बात की अफ्रीका से। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं कि अफ्रीका से तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट, कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? यह बी। कौन सा? आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में आइसलैंड दोस्तों। आइसलैंड देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। अन्य तीनों देश फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन आर्कटिक वृत्त से गुजरता है दोस्तों। इसको भी मैं दिखाता हूं मैप में। जो आर्कटिक वृत्त है उसके दक्षिण में जो पाए जाते हैं वो है आइसलैंड, बाकी का फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये क्या है? आर्कटिक वृत्त इन तीनों देशों से होकर गुजरता है। देखो यूपी आरओ 2013 का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं दिखाता हूं कि आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में आइसलैंड कहां पाया जाता है। ठीक है, देखो आ जाओ, ये आपका आर्कटिक सर्कल जो रसिया, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, देखो इधर वाले एरिया में है जहां से पाया जाता है। नीचे साउथ में आइसलैंड, फिर ये इधर ग्रीनलैंड आ गया, डेनमार्क। ऊपर जो आर्कटिक वृत्त फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे तीनों से, रसिया से भी, ये आर्कटिक रीजन है नॉर्थ पोल में, ये आर्कटिक क्वेश्चन है। अलास्का से जाता है, इधर कनाडा से जाता है दोस्तों। समझ रहे हैं? कहाँ से? कनाडा से। तो और ये ग्रीनलैंड और डेनमार्क से भी ये आर्कटिक वृत्त जाता है दोस्तों। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं। आर्कटिक सर्कल की बात होगी। आइसलैंड इसके साउथ में पड़ता है। ठीक, आइसलैंड, ठीक है। तो आर्कलैंड कहाँ पड़ता है? सॉरी, आइसलैंड कहाँ पड़ता है? आइसलैंड इसके साउथ में पड़ता है दोस्तों। तो साउथ में हो गया आइसलैंड, आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में। बाकी ये फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन से मैंने भी बताया आर्कटिक वृत्त गुजरता है दोस्तों, 66.5 डिग्री के आसपास। अब आते हैं देशांतर रेखाएं, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल रेखा है, ये भी एक आर्टिफिशियल है। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, यानी कि दोपहर का समय है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे समय है, साय का, इवनिंग का। निम्नलिखित में से वह कौन सा याम उत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित होगी दोस्तों? ये होगी 75 डिग्री पूर्व में। चूंकि ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे, 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजे है। ठीक है, दिया गया स्थानीय समय इससे 5 घंटे आगे का है। तो 5 घंटे आगे होगा तो वहां पर क्या होगा? ईस्ट में। कहां पर? ईस्ट में होगा दोस्तों, पूरब में। 15 डिग्री देशांतर में, 15 डिग्री जो देशांतर है उसमें 1 घंटा होता है, 75 डिग्री में होंगे 5 घंटे। ठीक है, तो 75, 5 बजे तक 5 घंटे में 75 घंटे, सॉरी 75 डिग्री, तो ये हो गया 75 डिग्री पूर्व में दोस्तों। सेम बात करते हैं नेक्स्ट, इसको देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 16 17 पे आते हैं। निम्नलिखित देशों में किसका समय जीएमटी से भिन्न है? कौन सा ऐसा है जिसका जीएमटी से भिन्न है दोस्तों? ये आपका स्पेन। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। उत्तरी और उत्तरी पोल ये वाला है उत्तरी, और ये साउथ, उन दोनों को मिलाने वाली रेखा है काल्पनिक रेखा। उसे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा है।
उसको कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, यानी कि ग्रीनविच मेरिटाइम रेखा है ये दोस्तों, GMT। यह रेखा लंदन से ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। इसमें जैसे ये 0 डिग्री इक्वेटर होता है, ये यहाँ पर 0 डिग्री क्या है, देशांतर। ब्रिटेन के अतिरिक्त कुछ ऐसे देश हैं जो GMT से इतर होते हुए भी GMT के मानक समय का उपयोग करते हैं। जैसे ये देश है आइसलैंड, जैसे मैंने अभी दिखाया, आयरलैंड, पुर्तगाल, कनारी द्वीप समूह, मार्टिनिया, माली, सेनेगल, गिनी बसाऊ, गिनी, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, टोंगा, जाम्बिया, घाना। स्पेन की मानक सीमा GMT से भिन्न है दोस्तों। स्पेन की मानक सीमा GMT से भिन्न है। बट कुछ जो देश है मैंने बताया, जैसे आइसलैंड है, पुर्तगाल, कनारी, ये सब GMT को ही फॉलो करते हैं दोस्तों। ठीक है, ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं दोस्तों? बताइए आप। 180 डिग्री देशांतर रेखा को वो मानोत्तर नहीं करे, ग्रीनविच मीन टाइम नहीं करे, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल डेट लाइन। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? ग्लोब पर क्या कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ग्लोब पर दर्शाई गई 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। जब इस रेखा से पश्चिम दिशा में यात्रा की जाती है दोस्तों, वेस्ट की साइड यात्रा की जाती है इधर, ठीक है, तो एक दिन जोड़ दिया जाता है। और जब इस रेखा से पूर्व की दिशा में यानी कि इधर यात्रा की जाती है तो एक दिन घटा दिया जाता है। किससे? काल्पनिक रेखा से। 180 डिग्री देशांतर रेखा से अगर आप पश्चिम में यात्रा करेंगे, पश्चिम की दिशा में, तो एक दिन आपकी यात्रा में जोड़ दिया जाएगा, और पूर्व में यात्रा करेंगे तो एक दिन घटा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कनाडा में कुल कितने टाइम जोन है दोस्तों? 6 टाइम जोन। टाइम जोन पे क्वेश्चन आ जाता है। तो टाइम जोन या मानक समय को क्षेत्रीय समय के नाम से जाना जाता है। 1884 में ग्रीनविच मीन टाइम तय किया गया था और विश्व भर की घड़ियों का समय इसी टाइम जोन से तय किया गया था। कनाडा में कुल 6 टाइम जोन है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है दोस्तों। कहां पर? अटलांटिक महासागर में। अभी हम बात कर रहे थे ग्रीनविच यामोत्तर यानी कि जो GMT है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन से निकलता है, गुजरता है, और भूमध्य रेखा इक्वेटर को एक दूसरे पर अटलांटिक महासागर में। ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जो होती है, एक दूसरे को अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में काटते हैं। ग्रीनविच यामोत्तर को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह पृथ्वी के 2 पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित करती है दोस्तों। कौन? ग्रीनविच मध्याह्न रेखा इस तरह से आती है, तो ये पूर्वी और ये पश्चिमी दोस्तों। प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा को प्रत्यक्ष बिंदु कहाँ है? अभी बात की थी, अंध महासागर को अटलांटिक महासागर कहते हैं। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस मार्ग को बनाना चाहिए दोस्तों? किसको? ये बनाना चाहिए देशांतर। देशांतर रेखाओं को अगर वो जहाज मार्ग बनाएगा और बनाते हैं तो वो क्या है? अपने स्थान पर जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि 180 डिग्री देशांतर पर पूर्व से पश्चिम जाने पर, यानी कि आप ऐसे जाएंगे, ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, एक दिन कम हो जाता है, और पश्चिम से पूर्व जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में ने कौन देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है दोस्तों? ये 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर को एक साथ मिलाने पर यह वृत्त जो सबसे बड़ा ग्रेट सर्कल बनता है उसको निर्माण करता है दोस्तों। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा भी एक वृत्त होती है, यानी कि ग्रेट सर्कल है। सभी देशांतर रेखाएं वृत्त यानी कि वृत्त का, ग्रेट सर्कल का निर्माण करती है। नेक्स्ट बात करो, प्रधान यामोत्तर रेखा दोस्तों, मिटा देता हूं उनको। प्रधान यामोत्तर रेखा, एक मिनट, प्रधान यामोत्तर रेखा गुजरती है दोस्तों, प्रधान यामोत्तर रेखा गुजरती है। आपको उत्तर का चयन करना है दोस्तों, अल्जीरिया से और फ्रांस से। 1 और 2 इज द राइट आंसर। जो प्रधान यामोत्तर रेखा है वो कुल 9 देशों से गुजरती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो निम्न है, ग्रेट ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्पेन, अल्जीरिया, बाली, बुर्किना फासो, घाना, टोंगो, अंटार्कटिका से गुजरती है प्रधान यामोत्तर रेखा। मैं मैप पे भी दिखा देता हूँ किससे, 9 देशों से दोस्तों। 1 मिनट रुक जाओ। देखो अब यहाँ देखो, ये रेड वाली लाइन, ऊपर से देखोगे इसको यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ठीक है, स्पेन, इसके नीचे मोरक्को, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, आइवरी कोस्ट, नीचे फिर आ गया सेंट हेलेना, और इस तरीके से करीब 9 देश हो जाएंगे ऊपर से देखोगे तो, ठीक है। तो ये करीब 9 देशों से गुजरती है। आप देख सकते हो पूरी लाइन की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, पूरी लाइन की बात कर रहे हैं। यूके 1 हो गया, फ्रांस 2 हो गया, ठीक है, नंबर 3 स्पेन हो गया, नंबर 4 पे अल्जीरिया, 5 पे मोरक्को, 6 पे माली, 7 पे
हाँ, बुर्किना फासो 8 पे आइवरी कोस्ट और 9 पर हो गया आपका आर्कटिक सर्कल दोस्तों, सॉरी अंटार्कटिक दोस्तों, ठीक है। तो 9 देशों से गुजरती है करीब अंटार्कटिक को, समझ गए होंगे 9 देशों से गुजरती है, मैंने मैप में दिखाया बखूबी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आता है आपका, ठीक है। तो कितने 9 देश हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 और 25 क्या है, सभी देशांतर रेखाएं, देशांतर ये वाली बात करो खड़ी ग्लोब पर ऐसे वृत्त वृत्त होती हैं दोस्तों, सही है। वृत्त वृत्त जो होता है ग्रिड सर्कल ग्लोब को 2 समान भागों में विभाजित करता है, ये बात सही है। ये सब आर्टिफिशियल रेखाएं ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करें। सभी देशांतर रेखाएं दोस्तों वृत्त वृत्त बनाती हैं क्योंकि वृत्त वृत्त ग्लोब को 2 समान भागों में विभाजित करता है, अतः कथन और कारण सही है, आर ए की सही एक्सप्लेनेशन भी है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, सबसे न्यूनतम दूरी कितनी होती है, प्रधान देशांतर रेखा पर, किस पर, प्राइम मेरिडियन लाइन जो है उस पर सबसे न्यूनतम दूरी होती है ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच में। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर पर होती है। प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन लाइन ब्रिटेन के ग्रीनविच से गुजरती है, किससे, ग्रीनविच से। इसे शून्य अंश देशांतर रेखा भी कहा जाता है। पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों को महत्वपूर्ण निर्धारण रेखा होने के कारण यहाँ ग्लोब के 2 स्थानों की दूरी न्यूनतम होती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे तिथियों का विभाजन रेखा भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर से होकर गुजरने वाली इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 3 बार विचलन हुआ है। 45 डिग्री उत्तरी और 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाएं उत्तरी दक्षिणी मध्याह्न रेखाएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट, किसी जगह का स्थानीय समय लोकल टाइम 6 बजे प्रातः है, सॉरी, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम जो है 3 बजे प्रातः है। इस जगह का देशांतर रेखा क्या होगी दोस्तों, सिंपल कहानी है। देखो दोनों के बीच में 3 घंटे का समय है और 1 घंटे में 15 डिग्री का कोण बनता है, तो 45 डिग्री पूर्व, याद रखना 6 बजे प्रातः है और जबकि ग्रीनविच 3 बजे प्रातः है, तो उस जगह का देशांतर यानी कि ईस्ट में होगा कि 6 बजे 3 घंटे आगे होगा, पढ़ सकते हो आप। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है, तो आपको आगे की तरफ मिलेगा, पूर्व में होगी ना, ठीक है। नेक्स्ट है कथन, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। एस और आर दोनों सत्य हैं, आर का एक्सप्रेशन भी करता है। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है क्योंकि तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, अतः एस आर दोनों सत्य हैं। आर एस की व्याख्या भी करता है दोस्तों। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजते हैं, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर होगी वो होगी, देखो 6 बज रहे हैं, अर्धरात्रि का समय, सुबह की 6 बजे की बात हो रही है, तो उस स्थान की अवस्थिति कितनी होगी दोस्तों, बताइए। 82.5 डिग्री पूर्व की ओर जो है मानक रेखा गुजरती है, भारतीय मानक रेखा की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या गुजरती है, 12 बजे, ठीक है, 82.5 डिग्री गुजरती है। अब वही बात करें कि रात्रि 12 बजे है और उसी स्थान पर सुबह 6 बजते हैं, अतः भारतीय यामोत्तर उसी स्थान के समय 6 घंटे का अंतर है, अतः वह स्थान भारतीय यामोत्तर से पूर्व में होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे 6 घंटे का समय अंतर एक ही समय पर 90 डिग्री देशांतर के अंतर पर होगा, तो 90 डिग्री देशांतर और प्रधान यामोत्तर दिशा इसकी 82.5 डिग्री है, तो टोटल हो गया 172 डिग्री पूर्व में होगा। भारतीय यामोत्तर मानक समय देशांतर पर 172 डिग्री पूर्व में होगा। 90 प्लस 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री में क्या है, भारतीय मानक समय जो इलाहाबाद नैनी से गुजरता है। कहां से, इलाहाबाद नैनी से, इलाहाबाद प्रयागराज नैनी से। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जीएमटी वाले आप देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन प्रधान यामोत्तर है, कौन है 0 डिग्री देशांतर दोस्तों। पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा कहलाती है प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान यामोत्तर रेखा ग्रीनविच रेखा कहलाती है। विश्व का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। लंदन का एक शहर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है दोस्तों। अब आ जाते हैं विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर। क्या है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर नहीं गुजरती है, इक्वेटर नहीं गुजरती है दोस्तों। कौन से हैं, 3 और 4 यानी कि भूमध्य रेखा, गिनी और रवांडा, इनसे क्या है, भूमध्य रेखा इक्वेटर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा स्थल व जल दोनों से कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। इक्वाडोर से, कोलंबिया ब्राजील से, साउथ टोमो प्रिंसिप से, गैबन कांगो गणराज्य से, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया व किरिबाती। तो भूमध्य रेखा गिनी और रवांडा से होकर नहीं गुजरती, गिनी और रवांडा। तो आंसर इज 3 and 4, सॉरी 3 and 4 इज द राइट आंसर, डी। अब मैं दिखा दूं विषुवत रेखा कहां से नहीं गुजरती। देखो भाई,
भूमध्य रेखा कहाँ से गुजर रही है, जीरो इक्वेटर समझो, येलो वाली जो है, ठीक है, येलो ये वाली, ये गुजरती है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। साउथ अमेरिका में 3 कंट्री है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। मैप से समझा रहा हूँ क्योंकि भाई कई बार मैप से समझने के बाद ही माइंड के आपके जो क्रक्स हैं, कंफ्यूजन है, वो दूर होती है। तो इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। उसके बाद साओ टोमो प्रिंसेस है, जो अफ्रीकन कंट्री है, गैबन से गुजरती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो है, ऊपर वाले जो सहारा वाला रेगिस्तान है, सहारा डेजर्ट वाला, वहां के है ये कंट्री। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ द कांगो, साओ टोमो हो गया, गैबन हो गया, डीआरसी हो गया, कांगो है मतलब येलो वाला जो सबसे बड़ा एरिया में। उसके बाद युगांडा, रवांडा से नहीं है, नीचे है रवांडा। उसके बाद युगांडा, केन्या और सोमालिया। युगांडा, केन्या और सोमालिया ये हो गए अफ्रीकन कंट्री। मालदीव से गुजरती है, ये आपका मालदीव है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया से गुजरती है जीरो इक्वेटर। इसके बाद किरिबाती से भी गुजरती है इंडोनेशिया। उसके बाद किरिबाती, ये जो वाले किरिबाती के जो आइलैंड्स हैं, यहाँ से भी ये जीरो इक्वेटर गुजरती है दोस्तों, समझ गए। किरिबाती, इंडोनेशिया, ठीक है, मालदीव, सोमालिया, केन्या, युगांडा, डीआरसी, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डीआर कांगो, गैबन, ब्राजील, अफ्रीका में ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर दोस्तों। और यहाँ से जीरो इक्वेटर पैसिफिक ओशियन के ऊपर दोस्तों। आई थिंक आप समझ गए होंगे सारी चीजें, ठीक। तो दोस्तों समझ में आ गया। तो गिनी और रवांडा से नहीं गुजरती है, ऊपर अपने बात की, गिनी और रवांडा से ये बिल्कुल भी नहीं गुजरती है। कहाँ से गुजर रही है ये आपकी, आपको मैंने बता दिया, जो है अमेरिका के, साउथ अमेरिका के इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। आगे अफ्रीका के साउथ टोमो प्रिंसेस, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव जो एशिया का, इंडोनेशिया और किरिबाती, किरिबाती के जो आइलैंड्स हैं दोस्तों। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बताने वाला क्वेश्चन है। देखो केन्या तो है, 3 है, जहाँ 3 नहीं है उनको एलिमिनेट कर दो पर याद। अब आपके पास बहुत 50-50 वाला मामला आ गया। कोलंबिया है क्या भाई, कोलंबिया तो मैंने बताया था, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ब्रुनोई से गुजरती है नहीं, एक को भी एलिमिनेट कर दो। 3, 4 वेनेजुला से नहीं, आंसर इज 2 and 3। देखो मैं बता दूं, इक्वाडोर में आप ऐसे बना लो, बी सी ई, क्या है ये हो गया, बी से ब्राजील, सी से हो गया कोलंबिया, इससे इक्वाडोर, बी सी ई, ये हो गया साउथ अमेरिका में, ठीक है, इक्वाडोर, ठीक है। तो कोलंबिया और केन्या से गुजरती है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा गुजरती है, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लो। कैमरून नहीं, कोस्टारिका नहीं, वेनेजुला नहीं, सब काट दो। केन्या, केन्या है, कीनिया मतलब केन्या, यहाँ से गुजरती है। निम्नलिखित किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों, बताइए। केन्या से गुजरती है, गैबोन, युगांडा, जाम्बिया। भाई जाम्बिया कहाँ आ गया, वहाँ रवांडा भी नहीं है, युगांडा का भाई रवांडा भी नहीं है, याद रखना, रवांडा भी नहीं है, ये कोई भाई नहीं है, देश है अलग अलग, मैं तो ऐसे ही मस्ती कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं, दिन और रात कमोवेश समान होते हैं, आपको पता है भूमध्य रेखा पर दिन और रात कमोवेश भूमध्य रेखा पर समान होते हैं। 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विश्व को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, और संपूर्ण विश्व में दिन रात बराबर होते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या है, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, सही है। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, ऐसा क्या, नहीं। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, सही। अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है दोस्तों, नहीं, कम होती है। ये कह रहे हैं कौन सा उत्तर सही है, आंसर इज 1 and 3, यानी कि पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। देखो पृथ्वी की अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, दक्षिण सिरे को दक्षिण ध्रुव। 45 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा के बीच की दूरी की आधी है। 45 डिग्री अक्षांश रेखा क्या है, कौन सी, 45 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा के बीच की दूरी की आधी है, ना कि विषुवत रेखा की आधी। किसकी, विषुवत रेखा के बीच की दूरी की। 60 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा की आधी है, 60 डिग्री अक्षांश रेखा जो विषुवत रेखा की आधी है। अपसौर में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है, इसलिए परिक्रमण की गति धीमी पड़ जाती है दोस्तों, इसलिए गलत हो गया, कम होती है, यानी कि ये ज्यादा नहीं होती, तीव्र नहीं होती, धीमी पड़ जाती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, कौन सी है, जायरे। विषुवत रेखा जो है अफ्रीका की कांगो यानी कि जायरे मध्य अफ्रीका में बहती हुई विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। 4374 किलोमीटर यह लंबी नदी जाम्बिया के उत्तर पूर्व में, कहां पर, जाम्बिया के उत्तर पूर्व से प्रारंभ होकर तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कैमरून, कांगो, अंगोलो और जायरे होते हुए अटलांटिक महासागर में मिलती है दोस्तों, ठीक है। कहां पर ये मिलती है आपकी, 4374 किलोमीटर लंबी
नदी है जाम्बिया के उत्तर पूर्व से होकर प्रारंभ होकर तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कैमरून, कांगो, अंगोला और जायरे होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। मैं इसका मैप दिखा देता हूँ जायरे नदी का कैसे काटती है विश्व। देखो भाई आओ इधर दिखाता हूँ। ये आपकी जायरे नदी कॉन्गो, ये ब्लू वाली जो है कॉन्गो, ये बड़ी वाली देखो, ये रेड वाला जो साइन यहाँ देखो, तो ये कॉन्गो में बहती हुई, ये इक्वेटर रेखा है ऊपर वाली, इक्वेटर ये दिख रही होगी आपको, इक्वेटर ये यहाँ से 2 बार काट रही है, यहाँ पर दो कॉन्गो नदी है, व्हाइट में कॉन्गो नदी है, तो 2 बार काटती है। कॉन्गो में है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बहती है दोस्तों, यहाँ से निकलती है जाम्बिया के पास से, जाम्बिया और ये नीचे जिम्बाब्वे के पास से निकलती है और बहते हुए यहाँ ऐसे 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 करके 2 बार काटती है, ऐसे 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 करके ये यहाँ पर ये अटलांटिक ओशन में आके गिरती है। ये अटलांटिक ओशन है रेड वाला, तो यहाँ पर अंगोला के पास पे, यहाँ पर अंगोला के पास में, अंगोला है कैबिंडा वाला इलाका, किंशासा वाला इलाका पर, यहाँ पर आकर ये क्या करती है, इसमें बह जाती है दोस्तों, इसमें अटलांटिक ओशन में ड्रेन हो जाती है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि उत्तर पूर्व से होकर कहाँ, तो तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कैमरून, कांगो, अंगोला और जायरे होते हुए अटलांटिक महासागर में, जैसा कि मैंने दिखाया आपको, ये गिर जाती है। नेक्स्ट, विषुवत रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है। कायदे की बात तो यही है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण समान होता है। आपतन कोण सही है, दोनों सही, आरे का सही व्याख्या है। विषुवत रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण समान होता है। विषुवत रेखा पर सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता है, जिस कारण दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट, भूमध्यरेखीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथन से कौन सा सही है। यह एक महातापीय यानी कि मेगा थर्मल क्षेत्र है, यह एक दृढ़ पर्ण क्षेत्र है, यह एक उच्च वृद्धि का एक क्षेत्र है, यह आकाशीय लघु सरिताओं एरियल स्ट्रीमलेट्स का एक क्षेत्र है। दोस्तों कौन सा सही है दोस्तों, 1 और 4 सही है दोस्तों, इसमें 1 और 4 सही है क्योंकि यह एक महातापीय यानी मेगा थर्मल क्षेत्र है। दूसरा यह है आकाशीय लघु सरिताओं का एक क्षेत्र है। यूपीएससी सीएपीएफ का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्या है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र एक महातापीय यानी कि मेगा थर्मल क्षेत्र है क्योंकि यहाँ सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता है, इसलिए तो ये मेगा थर्मल हो गया। एक वर्ष भर उच्च तापमान बना रहता है। यह आकाशीय लघु सरिताओं एरियल स्ट्रीमलेट्स का एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को वर्ष भर वर्षा होने के कारण इसे आकाशीय लघु सरिता का क्षेत्र कहा जाता है। बाकी के दोनों बीच वाले गलत हैं। नेक्स्ट, ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जल वाष्प निचले वायुमंडल की अति परवर्ती गैस है। ठीक है, ये सही है भाई। अधिकतम जो तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, नहीं, 5 डिग्री के आसपास शायद पाई जाती है, ये गलत है। दूसरा, शीत कटबंध उभय गोलार्धों ध्रुवीय व्रत एवं ध्रुवों के बीच होता है, सही है। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं जो धरातलीय मौसमी दिशाओं को प्रभावित करती है, ये भी सही है। पृथ्वी पर अधिकतम तापमान विषुवत रेखा पर नहीं पाया जाता बल्कि वह कर्क एवं मकर रेखाओं पर पाया जाता है क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में मेघों की उपस्थिति कंडेंसेशन संघनन होती है दोस्तों, सघन होती है, कंडेंस होती है। ये प्रकाश के अच्छे परावर्तक होते हैं जबकि अयनवर्ती क्षेत्र में मौसम साफ रहता है। कहाँ पर, कर्क और मकर रेखा के आसपास क्या होता है, मौसम साफ रहता है। ठीक है, जिससे प्रकाश का अवशोषण अधिकतम होता है और वहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए बीच वाला बी गलत हो गया। तो जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परवर्ती गैस है, बात सही है, और बाकी की तीनों सही है। जेट वायु धाराएं क्या है, वो भी सही है दोस्तों। 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अब तीसरा चैप्टर आने वाला है, विश्व के देश, उनकी राजधानियां और सीमाएं। आई होप सो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप इनको बराबर करते रहिए, देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 38 मिनट की वीडियो हो गई है, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। हो सकता है आज ही अपलोड कर दें, हो सकता है कल कर दें, लेकिन हम जल्दी से जल्दी करेंगे क्योंकि एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक आ चुका है। डोंट बी लेट, तैयारी में लग जाओ अच्छे से। सबके लिए मेहनत का समय है, टाइम का समय है, ईमानदारी से मेहनत करते रहिए और सफलता आपके कदमों में होगी। सो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।